गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट बी हमारा बीच में अभी रह रहा है, तो उसको देखते हैं जल्दी से। प्रैक्टिस सेट का बी का मैंने सेक्शन सी शुरू कर रखा था, जिसके 4 क्वेश्चन करा दिए थे, 4 रह रहे हैं 4 नंबर के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27। शीर्षों 0-1 ध्यान देना और 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है। आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम अगर मैं ABC रख दूं तो A हो गया 0-1, B हो गया 2,1 और C हो गया 0,3। इस A को मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, ये एडिटिंग में कई बार कट जाता है, नहीं तो 0-1। ये तो एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और फिर इनके मध्य बिंदु है, D इसका मध्य बिंदु है मान लो, E इसका मध्य बिंदु है और F इसका। तो इनसे एक और त्रिभुज बन रहा है DEF। फिर इसका क्षेत्रफल निकालो और दोनों क्षेत्रफल का फिर आपने अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ 2 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक तो मध्य बिंदु कैसे निकालना है और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है अगर शीर्ष दे रखे हैं तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर कौन सा 26, माना बिंदु। भाई जो बिंदु है उनके नाम हमने ABC मान लिए और इन्हीं पे यहाँ लिख दो x1 y1 x2 y2 और भाई x3 y3। और अब लिख दो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 ऐसे ही है ना। इसकी पॉजिटिव, ये निशान था कि ब्रैकेट थी, ब्रैकेट है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू बाद में हमने लेनी है। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस पूरी कैलकुलेशन से जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्षेत्रफल आएगा, लेकिन इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। क्योंकि तो अब तुम कह दोगे जी नेगेटिव क्यों आ जाती है। नेगेटिव कई बार ऐसे आ जाती है कि हमें नहीं पता ना ये त्रिभुज बन किस तरह से रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। हो सकता है मुझे उसको x1 ना लेना होता, इसको लेना होता, तो इस वजह से कभी कभी नेगेटिव आंसर आ जाता है। तो अब ध्यान दो, ये लिखने का फायदा क्या है, तुम्हें यहाँ लिखा मिल जाएगा 0, भाई पता लग जाएगा ये x1 है 0 ब्रैकेट 1 घटा 3 जमा x2 कहाँ है, ये रहा 2, y3 कहाँ है, ये रहा 3, y1 कहाँ है, माइनस बाहर है और y1 खुद माइनस का है, तो भैया हो गया प्लस का 1। अब आ जाओ बेटा x3 पे। x3 भी बाई चांस 0 है तो y1 कितना हो गया, -1 और -1 ब्रैकेट बंद। चलूँ आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसके बाहर है और 0 से किसी को गुणा करो तो 0। 3 और 1 4 और 4 दूनी और 0 को इससे गुणा करोगे तो 0। खामखा यहाँ जबरदस्ती जमा घटा नहीं करनी। 8/2, हाँ 1/2 गुणा 8, 2 चौके 8, 4 वर्ग इकाई या इंग्लिश में कहूँ तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। इंग्लिश में मैंने पढ़ी नहीं है, स्टेटमेंट अपना देख लेना। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। और 3 मिड पॉइंट है तो उनसे भी जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है, फिर उनका रेशियो। तो एक तो ये काम आ गया। अब जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, उनके नाम नहीं दे रखे हैं तो पहले आपने नाम देना है। माना D, E और F 4 नंबर का सवाल है ये। क्रमशः भुजाओं BC के बाद AC व AB के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। Let D, E and F are the midpoints of the lines BC, CA and AB respectively। अब मध्य बिंदु बता सकता है कोई बच्चा कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो जाता है, फॉर्मूला एक बार लिखेंगे फिर हम बार बार नहीं लिखेंगे। y1 जमा y2/2। अब ध्यान देना है D कहाँ है,
यहीं ये है, तो 2 जमा 1/2, 2 जमा 1/2, 2 जमा 0, गलती को पकड़ा करो भाई, और 1 जमा 3/2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 और 2, तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 और 2 आ गए। ठीक है, ई पे आ जाओ, ये बहुत छोटी छोटी बातें, 7वां चैप्टर तो हर बच्चे को आना चाहिए। 0 जमा 0/2 0 आ जाएगा, 3 घटा 1 तो 2/2 1 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दूं 0,1 आ जाएगा। एफ पे आ जाओ, मुजबानी पे आना चाहिए ना, 2 जमा 0/2 1 आ गया और 1 में से 1 गया 0/2 0, तो ये हो गया 1,0। लिख दो यहाँ, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, अब इस ट्रायंगल का एरिया और आपने निकालना है, तो ऊपर से अब हम थोड़ा सा साफ ये नोट कर लेना कितना आ गया, बड़े वाले का क्षेत्रफल आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला ना भी रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिख दिया है, तो अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन समझ आना चाहिए है। डी लिख दूं मैं यहाँ 1,2, ई लिख दूं मैं 0,1, एफ लिख दूं मैं 1,0, और अब मैं लिख दूं त्रिभुज डी ई एफ का, आपका मन करे ना तो यहाँ लिख लेना x1, मैंने बड़ा लिया है यहाँ, क्यों लिया है बड़ा, वेरी गुड, छोटे वाले पहले आ चुके हैं, पता तो सारा है तुम्हें, अच्छे बच्चे हो। x3 y3, तो 1/2 ध्यान देना, अब x1 यानी 1, y2 माइनस y3 1 माइनस 0, x2 यानी 0, y3 माइनस y1। ठीक है, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 का मतलब 1, अब क्या आएगा साथ में y1 माइनस y2, तो 2 माइनस 1। ठीक चल रहे हैं, 1 में से 0 गया 1, 1 कम 1, ये 0 आ गया, 2 में से 1 गया 1, 1 1 कम 1, ये बन गया 1/2 इंटू 2, एरिया कितना आ गया 1, पिछला आ रहा था 4। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, 2 त्रिभुज हो गए, अंदर वाले का क्षेत्रफल 1 आ रहा है, बाहर वाले का अनुपात देख लेना, अनुपात नहीं, किसका किससे निकालना है, छोटे त्रिभुज का, मेरी बात सुन लो, ये कह रहा है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और इसका क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज से अनुपात निकालो, तो पहले छोटा त्रिभुज लेना है, बाद में आपने बड़ा त्रिभुज लेना है। बस ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का, तो 1/4, और आप उसे क्योंकि उल्टा कर दोगे तो ये 4:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो यहाँ तक, ये 7वां चैप्टर है, हर बच्चे को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान है। 28 ये कहता है कि टेंजेंट ए और कोटेंजेंट बी अगर इक्वल हैं, देन शो दैट, प्रूव दैट, सिद्ध करो। क्या प्रूव करो कि ए और बी का सम 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का है, बाय मिस्टेक बेचारे ने 4 नंबर में डाल दिया। ये टेंजेंट है, ये कोटेंजेंट है, ठीक है, ये आपका रफ है। हमें पता है कि टेंजेंट 90 घटा थीटा होता है कोटेंजेंट थीटा, ठीक है, शांति से करना। तो ये तो हो गया टेंजेंट ए, ध्यान से सुनना, जब इधर टेंजेंट है तो मैं इधर भी टेंजेंट लाऊंगी, ध्यान से सुन लो। तो इसको मैं इस आइडेंटिटी से बदल दूंगी, कोटेंजेंट बी की जगह मैं लिख दूंगी टेंजेंट 90 माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसको जरूर लिख देना, तो 4 नंबर भी नहीं मिलेंगे। हो गया। अब भाई टेंजेंट की ये वैल्यू और टेंजेंट की ये वैल्यू दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। ऐसे ना ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे काटते नहीं हैं भाई। अगर मैं कह रही हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि टेंजेंट ए और टेंजेंट बी बराबर है, यानी ए एंगल पे टेंजेंट का मान और बी एंगल पे टेंजेंट का मान बराबर है, तो इसका मतलब एंगल ही बराबर है 10वीं तक। 11वीं में इसका मीनिंग अलग आ जाता है, लंबा आ जाता है, बहुत
इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाती हैं। लेकिन 10वीं में आप इसका मतलब ये लेके चलोगे कि भाई जब दो एंगल बराबर हैं जब भी तो वैल्यू बराबर है। तो a बराबर है कितना हो गया 90 माइनस b को इधर ले आओ, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सवाल था 4 नंबर में। आसान है। आगे देखो अब एक बार जो 29वां क्वेश्चन है, ये भाई वैसे प्री बोर्ड में आ चुका है और मैं प्री बोर्ड का सॉल्यूशन का सेकंड थर्ड पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैंने ये करवा भी दिया है। तो मैं एक बार जल्दी से मोटा मोटा बता देती हूँ कि एक कार है, कार का पहिया है, सुन लो भाई ध्यान से। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ये कार का पहिया है जिसका पूरा व्यास कितना है 80। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि यह 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, तो 10 मिनट में, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। 10 मिनट में 2-3 बातें हैं। सवाल बिल्कुल आसान है। ये पहिया है, इसकी त्रिज्या 40 है, ये मेरी चूड़ी है, ये एक पहिया है पहिया। भैया मैंने ये यहाँ से चलानी शुरू करी और यहाँ मैंने इस पे निशान लगा दिया। कोशिश तो करूँगी भाई स्मूथली चले, ना भी चले तो तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये मेरी यहाँ आ गया वही निशान दोबारा। देखना मेरी चूड़ी ने एक चक्कर में ये दूरी तय की। अगर ये चूड़ी किसी ऐसी धातु की हो कि मैं इसको कट करके सीधा कर सकूं, तो ये मेरी चूड़ी की क्या है लंबाई का मतलब पेरीमीटर अरे चूड़ी अगर इससे बड़ी चूड़ी होती या बहुत बड़ा घेरा होता, पंकज बहुत बड़ा घेरा होता तो एक चक्कर में वो ज़्यादा दूर जाता। अब तुम स्कूटी के टायर इतने छोटे छोटे हैं तो एक चक्कर में कम दूर जाएगा। ट्रक के टायर इतने बड़े बड़े होते हैं तो एक चक्कर में वो ज़्यादा दूर जाता है। आ रही बात समझ में? जितना उसका घेरा ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा दूर जाएगा। घेरा का मतलब इसकी परिधि। एक चक्कर में, सुन लो ध्यान से, ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि एक चक्कर में सर्कल शेप का कोई भी फिगर उतनी ही आगे जाएगी जितनी उसकी परिधि है। एक चक्कर में ठीक है। तो एक चक्कर में तय दूरी, ये ध्यान देना, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी का मतलब है पहिए की परिधि, और परिधि का मतलब है 2πr, और 2πr का मतलब है 2 गुणा 22/7 गुणा 80। 22 8 176। हाँ पाई का नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना आगे। सुन लो, कोई नहीं, यहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में रख सकते हो तो एक ही बात है, बाद में रख दो, यहाँ मत करो। 2πr कह रहा है प्रियांशु, तो हम प्रियांशु की बात मान लेते हैं। और ये 80 दूनी 160 पाई सेंटीमीटर आ गया थोड़ी देर के लिए। अरे अच्छा रेडियस 40 है, वेरी गुड रेडियस 40 है, 40 दूनी 80 पाई आ गया। अब यहाँ तक समझ आ गया भाई, जितना उसकी परिधि थी उतनी दूर वो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर काटे। बात को समझना, ये नहीं कह रहा कि 10 मिनट में कितनी दूर गया, कितने चक्कर काटे। तो पहले नू हिसाब लगाओ कि 10 मिनट में गया कितनी दूर। ठीक है। अब ये यहाँ से ले लो कि कार की जो चाल है, हाँ कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर के बनाऊंगी मैं मीटर, तो 66,000 मीटर प्रति घंटा। मीटर के मैं बनाऊंगी सेंटीमीटर, तो 2 जीरो और लग जाएंगी, 66 लाख सेंटीमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे, किलोमीटर के मीटर बनाए 100 से गुणा, 1000 से गुणा कर दिया। मीटर के सेंटीमीटर बनाए तो 100 से गुणा कर दिया। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में गाड़ी कितनी दूर गई। 1 घंटे का मतलब, गलत तो नहीं कर रही हूँ, 60 मिनट में गाड़ी गई 66 लाख सेंटीमीटर। 1 मिनट में गाड़ी गई बटे में 60, और 10 मिनट में गाड़ी गई
गुणा में 10, 0 से 0 कट गई और 6 से 66 कट गया और ये आ गया 11 लाख सेंटीमीटर। 10 मिनट में गाड़ी इतनी दूर गई और चक्कर इतने पूछे कितने लगाए, तो इन दोनों को आपस में भाग कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा, उसने कितने चक्कर लगाए। तो ये कैलकुलेशन आपने करनी है। जितने चक्कर लगाए बराबर है 11 लाख बटे में 80, पाई की जगह 22/7, ठीक है। काट लोगे? अरे 0 से 0 कट गई, 11 दूनी 22। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने क्या? नहीं, कती तो नहीं करी, थोड़ी सी हुई है। जहाँ मैंने कैलकुलेशन पिछली बार बढ़िया करी थी। 0 से 0 काटो, बस 0 से 0 काटो और 22 से काटो सीधा। 22 5 110 और 3 0 और 5000 को 8 से भाग कर दो। 8 6 48, 2 8 दूनी 16 और 8 5 40 और गुणा 7 और ये 4375 आ जाएगा। इतने चक्कर उसने लगाए। और अभी लाइन पे रहते हुए 30वां क्वेश्चन मूजबानी है। 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब हैं। इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुल बल्ब 20 हैं, खराब कितने हैं? 4 हैं। सही कितने हैं? 20 में से 4 गए 16। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब है और वह बल्ब खराब नहीं है? तो एक बता, हाँ, आपको ई वगैरह लेके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को ई से समझ आए वही करना। बाकी देख लो एक बार, साक्षी तू खास तौर पे देख। खराब बल्ब की प्रायिकता हिमांशु बराबर है खराब बल्बों की संख्या बटे कुल बल्ब या कुल संख्या। अगर ये नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। फिर तुम कहोगे जी प्रायिकता का तो सही करके आए थे, 4 नंबर आने थे, एग्जामिनर नहीं देगा। तो 4/20 यानी 1/5 और दूसरा करोगे तो वो आ जाएगी 16/20, 4/5। ये था कंप्लीट सेक्शन सी। अगले लेक्चर में सेक्शन डी करेंगे। थैंक यू।